हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हमारी ये साइंस की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक्स को हमने देखा था। आज दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले हैं फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक, तो हम जानते हैं हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें फ़िज़िक्स भी 25 मार्क्स की आने वाली है ना। तो कल हमने 25 मार्क्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं आपको कहूँगा आप उसे भी देखिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। और जिन बातों को कल मैंने आपको बताया था उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। फिज़िक्स में दोस्तों हमारा जो पहला चैप्टर है ना, चैप्टर 9, इसका टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हमको लाइट से जुड़े हुए दो इम्पोर्टेंट फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है। अगर हम देखें तो वैसे तो लाइट के कई सारे फिनोमिनास हैं ना, लेकिन यहाँ हमको क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही चीज़ों को पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हमको इनको डिफाइन करना आना चाहिए। ओके, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप उस चीज़ को इतना अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे जितना आपको उसको करना चाहिए, या आप उसको उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना आपको उसे समझना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ जो मुझे ऑफलाइन क्लासेस में भी देखने को मिलती है, स्टूडेंट्स बताते हैं कि फिज़िक्स को लेकर बच्चों के मन में काफ़ी डर रहता है। और हाँ सर, बायो पढ़ लेंगे, इजी है, केमिस्ट्री हो जाएगी, सिंपल है। बट फिज़िक्स को लेके स्टूडेंट्स के मन में एक अजीब सा डर रहता है, स्पेशली उनके मन में जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है ना। सर फिज़िक्स आएंगे, सर डेरिवेटिव्स आते हैं, उनको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाँ ये बात सच है कि फिज़िक्स में हमको डेरिवेटिव्स और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, पर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स और सिर्फ डेरिवेटिव्स ही नहीं आते हैं। आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केस स्टडी होगा, कई सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो आपको इतना डरना नहीं है ना। जो आपको माइंड में आपने टेंशन ले रखी है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेटिव्स की ना, डेरिवेटिव्स भी देखें बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स नहीं है। इसी चीज़ पे काम करते हुए गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिलेबस से हटा दी है ना। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल होगी, और अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है तो आपको चीज़ें आसान होती जाएगी, है ना। तो अगर हम अब इस चैप्टर की बात करें तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है ना। तो सबसे पहला तो आपको रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। और आपको ये चीज़ बेनिफिट रहेगी कि जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में।
है ना। रिफ्रैक्शन में सिर्फ हमारा जो मीडियम है वो चेंज होता है, जबकि रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है नो। तो आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। कूल माइंड से खुद पर भरोसा करके आपको चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। जहाँ आपको लगता है सर चीज़ें भूल रहा है तो रिवाइज करो, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। और वो सिर्फ कहावत नहीं है, वो एक रियलिटी है। जितना आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ अगर अपन देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड जो हमको देखना है वो है मिरर, ना। मिरर किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, ना। कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर है। फिर स्फेरिकल के भी हम 2 टाइप्स देखते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। उनका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं, ना। तो यहाँ हमको मिरर देखना है, मिरर के यूज़ पढ़ने हैं, ना, वो कहाँ पर काम आते हैं, और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, मिरर फॉर्मूला। दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि फिज़िक्स में फॉर्मूलाज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक काम कीजिएगा, एक पेज पर ना जितने भी यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 जो भी आपको फिज़िक्स के 4 चैप्टर हैं, उन सभी के जो फॉर्मूलाज है एक पेज पर अलग से लिख कर रख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार बुक खोलने की या परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, ना। उसी एक पेज में आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री में भी करनी है। जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं या जितनी भी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है उनको एक तरफ साइड में सारे चैप्टर्स की लिख कर रख लेना है। और फिज़िक्स में एक चीज़ और, एसआई यूनिट्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एसआई यूनिट्स से, ना, जो आगे भी हमारे लिए काम की रहेगी। तो आप क्या कीजिएगा, एक पेज पर जो जो चैप्टर हैं, ना, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, उनमें जहाँ जहाँ जो जो एसआई यूनिट्स हमको आई है इस साल, उनको एक साइड में लिख लीजिएगा और उनका रिवीजन करते रहिएगा। तो एसआई यूनिट्स की, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। तो आपको एक करना है, फॉर्मूलाज एक तरफ लिख लिए, एक पेज में आपने एसआई यूनिट्स लिख ली, एक तरफ आपने इक्वेशंस लिख लिए। तो आप चीज़ों को अब समेटने का टाइम है ना। अब बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है। फिर अब मिरर के बाद इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि मेन वर्क तो हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन, ना। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज क्या होता है, कितने टाइप की इमेज होती है, ना। वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कब बनती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर कहूँगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कहीं से कहीं तक डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान तब होते हैं जब हम पढ़ते नहीं हैं और चीज़ें हमको समझ नहीं आती, हम सिर्फ रटने लगते हैं, और रटोगे तो फिर दिक्कत में तो आओगे। इसलिए ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर वर्क करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। ओके, तो यहाँ हमको देखना है इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ मिरर्स, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ आपको जब आप बुक देखोगे तो आपको दोनों मिरर्स जो है, कॉनकेव मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन की एक टेबल दी हुई है, और कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन की आपको एक टेबल दी हुई है। आपको ट्राई करना वो टेबल दोनों अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि उस टेबल से चांसेस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस बनने के। उसी टेबल से आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, उस टेबल में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी बन सकते हैं, और वहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है, टेबल को बड़े अच्छे से याद करना है ना। जैसे अगर हम किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा और किस तरह की इमेज बनेगी,
क्या उसका नेचर होगा, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। और ये हमको वो इमेज में वो जो टेबल्स दी हुई है बुक में, उनमें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियरिफाई किया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई आंसर लिख रहे हो, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को छोड़ के, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप में जब भी आप लिख रहे हो, तो ट्राई करना वहाँ आप रे डायग्राम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स जो है आपके आंसर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का काम करेंगे, है ना। जैसा कल मैंने केमिस्ट्री में बताया था, इक्वेशंस देना ज़रूरी है ना। वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, रे डायग्राम्स ज़रूर बनाइएगा इस चैप्टर में, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फिर दूसरे फिनोमेना की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, तो जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है ना, तो वो टूवर्ड टू नॉर्मल या उससे अवे मूव करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, लेंसेस से कैसे रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में। अब यहाँ हमको लेंस के बारे में पता होना चाहिए, लेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना। तो ये चीज़ों को आप फोकस करके चलिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस एंड लेंस फॉर्मूला। अब जैसे हमको इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर में दो टेबल्स देखने को मिली, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, सेम आपको दो टेबल लेंसेस की भी देखने को मिलेगी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ट्राई कीजिएगा वो टेबल्स, लगभग आप देखोगे दोनों सिमिलर आपको दिखाई देगी, है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो ट्राई कीजिएगा उसको विथ डायग्राम याद रखने की। फिर लास्ट अगर हम यहाँ बात करें तो जो सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है वो है साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन। क्योंकि जो फॉर्मूलाज बनते हैं, या तो मिरर फॉर्मूला ना, या साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो तैयार होंगे। तो अगर आप देखो, न्यूमेरिकल्स के अलावा भी काफ़ी मैटर है तैयार करने को, ठीक। और आप सिर्फ वो एक दो न्यूमेरिकल के पीछे डर के बैठ जाते हो और पढ़ना ही बंद कर देते हो, सिर्फ बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स में चीज़ समझ नहीं आ रही, जो कि गलत है। अगर आपको अपना रिजल्ट बनाना है, अगर आपको अपनी रैंक बनानी है, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली ट्रीट करना होगा ना। आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, या एक ही एक सब्जेक्ट को लेके आप नहीं बैठे रह सकते हो, ठीक। तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स है वहाँ से नंबर्स जाने नहीं देना है, उन नंबर्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ये अब वही हमारे चैप्टर नंबर 9 की बात जो था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये अगर देखा जाए तो जो आपका चैप्टर 9 था उसी का एक पार्ट है ना, क्योंकि हम देख पाते हैं किसकी वजह से, आइस की वजह से। तो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ना है, तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ वो हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कि हमारी आँखों का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्निया क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है ना, प्यूपिल क्या होता है, किस तरह से हमारी आई वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये क्या चीज़ होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कैसे हमारी आँखें, अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा कभी क्लास में, इसमें साइंस लैब में, तो आपने देखा होगा आपको उसको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक, मैन्युअली आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारी आइज़ को हमको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है
विद इन अ सेकेंड हम दूर तक देख सकते हैं, और एट द नेक्स्ट सेकेंड हम बिल्कुल पास की चीज़ देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक साथ हम दोनों चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर हम दूर की चीज़ देख रहे हैं तो पास की धुंधली हो जाएगी, और पास की देख रहे हैं तो दूर की धुंधली हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ना। इसको अच्छे से समझिएगा, ट्राई कीजिएगा। जो आईज है ना, उसका आई बॉल का आपको डायग्राम बड़े अच्छे से बनाना आना चाहिए ना। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, बायो प्लस फिजिक्स ना, कौन कौन से डायग्राम्स आपको आने ही चाहिए और जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक। सेकंड अगर हम देखें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, सेकंड जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। किस तरह के डिफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हमारी आँखों में आ जाते हैं ना। इसमें हम 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसके अलावा अगर आप चाहे तो कैटरेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं ना, पर ये कम से कम 3 तो आपको होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इससे रिलेटेड भी आपको 2 एक्सरसाइज दी हुई है बुक में ना। आपने देखा होगा एक, जहाँ पर प्रिज्म से जब हम लाइट को निकालते गुजारते हैं ना, तो कैसे अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं ना। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमको क्या पढ़ना है, जो डिस्पर्शन हो रहा है लाइट का थ्रू प्रिज्म, उसके बारे में हमको यहाँ स्टडी करना है, जिससे रिलेटेड आपको 2 एक्सरसाइज भी बुक में दी हुई है ना। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा ना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको गिव रीजन में बनेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस वो कैसे बनेंगे, गिव रीजन में। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे वर्क करता है, तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने का चांस है, जो आपको बुक में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ना। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, वाई स्टार्स ट्विंकलिंग, तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसको हम डिफाइन करना आना चाहिए गिव रीजन के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऐसा ही अगर हम देखें तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कमाल है। तो हमको ये गिव रीजन के अकॉर्डिंग इनको तैयार करना आना चाहिए, और यहाँ से एक ना एक 2 जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है गिव रीजन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये तो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी हमको 2 चीज़ें देखना है, एक तो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कौन शो करता है, क्या किस तरह से वर्क करता है, और दूसरा जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों है, वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो ये भी सेम गिव रीजन वाले क्वेश्चन है, और यहाँ से जो चांस है वो गिव रीजन वाले क्वेश्चन का ही ज़्यादा बन रहा है। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे मेन हम लोग ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप्स ही है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। और फिर गिव रीजन में हम आ जाएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इतने में हमारी यूनिट नंबर, ये चैप्टर नंबर 10 है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे लाइट वाला चैप्टर जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ से भी आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमको सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। हमको डिफाइन तो एटलीस्ट सभी चीज़ों को करना आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें को हमको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, किन चीज़ों के बारे में हमको बताता है ना, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं
क्योंकि यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको देखने को मिलेंगे रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक क्या होती है, क्वालिटी होती है जो हमको मेटल्स में और नॉन मेटल्स में देखने को मिल सकती है ना। जो उसको शो करते हैं वो होते हैं रेजिस्टर्स। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर हमको अरेंजमेंट पढ़ना है इनका ना। यहाँ एक चीज़ और आपको मैं कहूँगा, आपको सर्किट को डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए। एक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, सर्किट का डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, कैसे पैरेलल और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको ड्रॉ करना ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होंगे और अगर आप वहाँ पर एक डायग्राम देंगे तो आपके आंसर में वेटेज बढ़ेगा। ओके, बट आंसर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप नहीं होना चाहिए ना, या अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया है तो। ओके, तो यहाँ अगर हम अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। जो हम दिवाली में लड़ियाँ लगाते हैं उनमें सारे बल्ब जो होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए थे, इसीलिए उनको लोकल लैंग्वेज में हम सीरीज बोलते हैं ना। जो हमारे घर में जितने भी हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हुई है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें अटैच की हुई है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफिसेस में, घरों में यूज़ किया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे भी अभी जो लास्ट चैप्टर हम आया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, वहाँ हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि क्यों घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है ना। तो इसको हमको क्लियरिफाई करना ज़रूर आना चाहिए गिव रीज़न के थ्रू। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ वो है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट किसी कंडक्टर से हम क्या करते हैं, उसमें से फ्लो होता है तो वो एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। हमारे कई सारे जो अप्लायंसेस होते हैं घर के, वो इसी हीटिंग इफेक्ट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गीज़र, ठीक है, जो पानी गर्म करता है, तो उसमें भी सेम जो आयरन होती है, कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी सेम हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती है ना। टोस्टर जो होता है हीटिंग इफेक्ट पर वर्क कर रहा है, हेयर ड्रायर हीटिंग इफेक्ट पर वर्क कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ आ रहा है, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर वर्क करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सबसे पहले हमको मैग्नेटिज्म पता होना चाहिए। मैग्नेटिज्म क्या होता है ना, मैग्नेट क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए सबसे पहले ना। अगर यहाँ बात करें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, एक ऐसा एरिया जिसमें क्या, जो जहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ हो किसी चुंबक के आसपास, अगर आप देखोगे, या किसी जो वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। तो हमको यहाँ पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस कैसी बनती है। आप देखोगे सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है ना, नॉर्थ टू साउथ ही मूव करती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ हमको पता होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट अप्लाइंग कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो उसके चारों ओर क्या मैग्नेटिज्म, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाता है। और दैट इज़ द रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, दैट इज़ द रीज़न ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना। यहाँ पर हमको एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ना है जो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो इसको मिस मत कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ना। अगर आप मुझसे पूछोगे इस पूरे चैप्टर में कोई एक ऐसी चीज़ बता दो जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं आपको कहूँगा वो है फ्लेमिंग्स रूल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो मिस मत ही कीजिएगा ना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो अभी मैंने लास्ट कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा की थी कि हमारे घरों में किस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो पैरेलल होता है, क्यों पैरेलल ही क्यों होता है, तो उसको आपको क्लियरिफाई करना आना चाहिए, पता होना चाहिए उसके पीछे का रीज़न ना। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, अर्थिंग आप देखते हो जो वायरिंग जब की जाती है घरों में ना, तो एक वायर जो होता है उसको अर्थिंग का वायर बोलते हैं, जो ज़मीन में अंदर दबा दिया जाता है, उसका क्या यूज़ है। और उसके अलावा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो ये चीज़ें हमको फिज़िक्स में प्रिपेयर करनी है। ये हमारी फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना, जो चारों चैप्टर में जो क्लास 10th में आपको जहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वो हमने यहाँ पर अभी क्या किए, डिस्कस किए। फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, इसका रिवीजन करोगे। जो एसआई यूनिट्स है उनको साइड में निकाल लेना, एक पेज पे अलग से लिख लेना। जो फॉर्मूलाज हैं उनको अलग से एक पेज पर लिख लेना, ताकि आप उनको रिवीजन अच्छे से कर सको। और यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आप डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे ना। तो अब आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा।